हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। पर्यावरण के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे पर्यावरण के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले पार्ट में हमने पर्यावरण के स्टैटिक क्वेश्चंस और पर्यावरण पर आधारित साल 2020 के करंट अफेयर्स के 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चैनल पर जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी है सबसे ऊपर, उसी में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन को ए बोला गया है, दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। अब इन दोनों कथन और कारण को समझकर आपको आंसर करना है कि कौन से आंसर इनमें सही होंगे। कथन ए में बोला गया है सतत विकास, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही है। पहले समझेंगे कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अर्थ पे, पृथ्वी पे आपने देखा है, प्रकृति ने जो भी हमें वस्तुएं उपहार में दी है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर जल की कितनी अधिकता है, इसको जैसे जल क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। जल के बाद वायु भी प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे यानी जंगल वन, ये सब क्या है, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा जो पेट्रोलियम है या ईंधन है, जिसमें पेट्रोलियम में आपका बहुत सारे कोयला वगैरह सब आ जाएगा, जितने भी टाइप के ईंधन हैं, ये सब प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आप देख रहे हैं हम कितनी तेजी से आज इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको कंज्यूम कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। और कुछ समय ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद ये प्राकृतिक संसाधन, कुछ वर्षों के बाद में ये खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल हम इस तरह से करें कि अपनी जो वर्तमान पीढ़ी अभी चल रही है, वर्तमान में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे, और फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसको भी जो है इन सब की अवेलेबिलिटी हो जाए। यानी वहाँ पर जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ होंगी, उनको भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल या उपभोग आज हम लोग कर रहे हैं। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे ही बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की पूर्ति करे। तो कथन भी सही है इसका, और ये इसका रीज़न भी सही है, और ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए नीचे दिए गए ये कूट हैं, एक्चुअली कूटों में से आपको ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले सवाल का आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर आज का सेकंड है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। अगर जब कभी आपको पर्यावरण अनुकूल मिले, या फिर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, या आपको बोले इको फ्रेंडली, देखिए पर्यावरण अनुकूल कहने का मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो प्राकृतिक रूप से हमें चीज़ें मिली हैं, उन पर बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। यानी जैसे पर्यावरण है हमारा, इसमें जो है पोल्यूशन, प्रदूषण एक कारक है, ऐसे प्रदूषण को जो है बढ़ावा ना दे। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व, ये क्या कहलाते हैं, पर्यावरण अनुकूल या इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म या नुकसान या क्षति ना पहुंचाएं। अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद की बात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद में डीजल, पेट्रोल, आप देखते हैं इनको जलाने से पोल्यूशन होता ही है डेफिनेटली। वन उत्पाद, अगर आप वन उत्पाद जो होते हैं, जंगलों को जलाते हैं, तब भी हमें नुकसान होता ही है। ये हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। नाभिक के विखंडन की रिएक्शन के बाद में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और अगर हम लास्ट की बात करें सोलर सेल, तो सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से जो सूरज की एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। और इसके कन्वर्जन में, इस सौर ऊर्जा के कन्वर्जन में, सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा कन्वर्जन में जो है, कभी भी इसमें वायु प्रदूषण या किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। तो कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे सर्वोत्तम है, इसमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा, सौर सेल या सोलर सेल। इसका आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना प्रथम अणु शक्ति परीक्षण कब किया था। भारत में फर्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है, भारत ने अपना पहला या प्रथम अणु शक्ति परीक्षण या फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण कब किया था, या भारत ने पहला अपना परमाणु शक्ति, ऐसे ही पूछ सकता है, भारत ने अपना पहला परमाणु शक्ति परीक्षण कब किया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 18 मई 1974 को। जगह पर कौन सी थी, ये जगह कौन सी थी, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह, जैसलमेर। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला में एक जगह है जिसका नाम है पोखरन। ये जगह आप जानते हैं, ये है पोखरन।
पोखरण में ही टेस्ट किया गया था, भारत ने अपना पहला स्वदेशी परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था इस पहले परीक्षण का। इसके बाद में दूसरे परीक्षण के बारे में भी पूछ सकता है। इसके बाद में काफ़ी समय बाद में अगला परीक्षण किया था जिसमें 5 परमाणु परीक्षण एक साथ किए गए थे, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति 98। इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन शक्ति 98। इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे और ये 1998 में किया गया था, ठीक है, 1998। जिसे देखिए जो पहला टेस्ट हुआ था इसको हम बोलते हैं पोखरण, ठीक है, पोखरण फर्स्ट, और जो ये 98 में हुआ था इसको हम बोलते हैं पोखरण सेकंड या शक्ति 98। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला है, नाभिकीय शक्ति, ये न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, इसको यहाँ लिखा गया है नाभिकीय शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर परियोजनाएं जो लगती हैं इसके अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहा है। तो नाभिकीय शक्ति परियोजना या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना होता है वो कौन कौन सी हैं। तो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जब कहीं लगाया जाता है उससे पहले क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं उस साइट पर, उस लोकेशन पर, उस स्थान पर जहाँ पर ये नाभिकीय शक्ति प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर वायु, मृदा, जल, इनका रेडियोधर्मी किरणों पर, इन जगहों पर रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, इनका क्या असर होगा ये चेक किया जाता है, इनका सोल्यूशन भी ढूंढा जाता है। वन आरोपण, पेड़ पौधे, जंतु समूह जो हैं उस एरिया में उनको कितनी क्षति है, उनको कितना लॉस हो सकता है वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगाने से, ये भी जो है अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, एक तरीके से जो रेडियोएक्टिव जो वेस्ट होगा उसको डिस्पोज किस तरह से किया जाएगा, ये सारे फैक्टर्स पहले किसी भी लोकेशन पर जाने से पहले, इन प्रोजेक्ट्स को लगाने से पहले कैलकुलेशन या उनकी एक तरीके से वहाँ पर मेजर्स किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। तो नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं को स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणें, रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव को अध्ययन में रखा जाता है, ठीक है, ताकि इन तत्वों के जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर से केमिकल्स वगैरह निकलेंगे इसके हिसाब से जो पेड़ पौधे हैं वहाँ आसपास के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान ना हो। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होती है। जो समुद्र में होने वाली खरपतवार जो घास होती है इसमें किसका अच्छा सोर्स मानी जाती है। तो इसमें आयोडीन की अधिकता होती है, ये आयोडीन का सोर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर अगला है, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट 4 हैं। तो जैव ईंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है बताना है। 3 इसमें सही होंगे। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं। जैव ईंधन ऐसे ईंधन होंगे जो बिल्कुल भी पर्यावरण को हमारे हार्म नहीं करते हैं, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो जैव ईंधन जो है वो पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं यानी उसके फेवर में होते हैं, यानी इको फ्रेंडली होते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है, लेकिन आपको गलत वाला पहचानना है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं। लागत प्रभावी मतलब इन जैव ईंधन का इस्तेमाल करना या फिर इनको जो कॉस्ट होती है ये कॉस्टली होते नहीं, इतने ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं होते हैं, लागत प्रभावी ये नहीं होते हैं। अगला देखिए, जैविक ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। तो ये जो जैव ईंधन जो है, जैव ईंधन जो ऊर्जा संकट है चल रहा है जिसमें ऊर्जा की हमें बाहरी ज़रूरत होती है और इसमें अगर हम जैव ईंधन का इस्तेमाल करने लगें तो इसमें ऊर्जा का जो संकट हमारे लिए है या ऊर्जा की जो डिमांड है उसको कम किया जा सकता है, यानी उसका समाधान बन सकता है। ये भी ठीक है। अगला है जैव ईंधन। जैव ईंधन जो है मक्का से भी बनता है। बिल्कुल बायोफ्यूल को जो है मक्का से भी तैयार किया जाता है। अमेरिका जो है बायोफ्यूल बनाता है मक्का से, ठीक है, कई देशों में बनाया जाता है लेकिन अमेरिका ज़्यादा बनाता है। तो ये तीनों सही हैं। लास्ट इसमें जो सेकंड वाला है ये सही नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है, इसमें से कौन सा बायोडीजल प्लांट है यह आपको बताना है। अगर हम बात करें रतनजोत की तो ऑप्शन बी देखिए, रतनजोत एक्चुअली इसको आपने नाम भी सुना है जट्रोफा। बायोडीजल पौधे को आप जट्रोफा के नाम से आपने जो है एग्जाम में देखा होगा या पढ़ा भी होगा। जट्रोफा कर्कस इसका पूरा नाम है। इस जट्रोफा कर्कस को हिंदी में रतनजोत कहते हैं। ये रतनजोत का वैज्ञानिक नाम होता है और ये एक बायोडीजल के रूप में इसके बीज को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। शक्ति का मतलब यहाँ पर ऊर्जा से है, ठीक है, कौन किससे, एनर्जी और खाद दोनों ही तैयार हो सकते हैं। देखिए नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इनसे जो वेस्ट एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर में जो वेस्ट होते हैं उसको खाद की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ना ही थर्मल पावर प्लांट में
ना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। लेकिन जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, बायोगैस संयंत्र में जो वेस्ट बचा है उसको हम खाद की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है एनर्जी भी हम लेते हैं, यानी पावर एनर्जी को भी हम जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला, इसका आंसर आप कर सकते हैं। आप जानते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर सिक्किम है। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। साल 2016 में इसको जो है इसको क्या पहला जैविक, भारत का और विश्व का दोनों का ही पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम को। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन से फॉसिल फ्यूल में से स्वच्छता ईंधन है? कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? इनमें से ज़्यादा सेफ कौन सा है या कौन सा पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचाता है? इनमें से कोयला तो बहुत ज़्यादा पहुंचाता है, पेट्रोल भी, डीजल भी, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं, इसमें प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, ये कम हार्म पहुंचाती है। ये स्वच्छतम ईंधन है इन चारों में से। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए इन चारों को तो आप इन तीनों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब पोल्यूशन ही क्रिएट करते हैं इनके जलने पर। लेकिन हाइड्रोजन जो है बहुत ही कम पोल्यूशन, एक तरीके से प्रदूषण उत्पन्न करता है ये। तो ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है। और एक अच्छे ईंधन के रूप में अब इसको जो फ्यूल सेल नाम की जो डिवाइस हैं ये आने वाली हैं, ये बैटरीज वगैरह होती हैं, इसमें हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल अब अगले 2020 में आप देख लेंगे, फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियाँ, बाइक, ये सब आने लगेंगी। नेक्स्ट देखिए, बाहर देशों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है इस फ्यूल सेल का, इस डिवाइस का। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, नीचे दिए गए हैं कुछ पावर प्लांट्स और यहाँ पर देखिए पहला इसमें हवा चक्की, दूसरा सोलर पैनल या सौर पैनल, बायोमास है अगला, उसके बाद हाइड्रो पावर है। इनमें पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्वच्छ संसाधन के रूप में नाभिकीय शक्ति के विकल्प हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, इनको रिप्लेस क्या इनसे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इससे भी हम जो है क्या है, एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन चारों से भी। लेकिन ये चारों नवीकरणीय हैं, यानी इनको हम बार बार इसको इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। पवन चक्की, जो विंड मिल होते हैं, आपने देखा होगा, जिन क्षेत्रों में हवा ज़्यादा चलती है वहाँ पर इस तरह के ब्लेड्स होते हैं और ये जब अपने आप घूमते हैं हवा के प्रेशर से, तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर पैनल आप जानते हैं, सन की लाइट का इस्तेमाल करके या सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बायोमास में भी हम जो वेस्ट होता है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करके ही क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसमें हाइड्रो पावर में हम जो जल होता है, पानी की मदद से बिजली उत्पादन यानी ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये चारों ही विकल्प हो सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, तो ये नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। ये रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनको हम फ्यूचर में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, ये तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है, जब तक रहेगी तब तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और ये जो है इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। सोलर पैनल की बात करें, हवा भी फ्री में ही अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल है, इनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ये चारों ही सही हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, जिसमें कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये बात करता है किस चीज़ की, बायो सेफ्टी की। स्टॉकहोम सम्मेलन जो जैविक प्रदूषक इनको रोकने की बात करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी ओजोन लेयर से संबंधित। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ये देखिए इसका कहाँ पर आयोजित हुआ था पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2015 में हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप COP21 कहते हैं। पेरिस में हुआ था ये, पेरिस में। इसका आंसर हो जाएगा सी। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कल डिस्कस कर रहे थे इसको, ये क्वेश्चन PCS 2018 में पूछा हुआ है ये, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में, आप जानते हैं इसको, एम्स्टर्डम में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 का सही परिभाषा बताती है? तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी यहाँ देखें,
पूछ सकता है ये कब हुआ था। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यावरण और उससे संबंधित जो भी विकास के मुद्दे हैं इस पर एक सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे आप जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसी को एजेंडा 21 का नाम भी दिया गया था। तो इसमें जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए और सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर विचार किया गया था। तो ये 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी, एजेंडा 21। किस वर्ष आया था ये? 92 में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन या बोलते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? जस्ट अभी डिस्कस किया था इसको। एजेंडा 21 का थीम क्या था? अभी हमने देखा ये पर्यावरण से संबंधित है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए इस क्षेत्र से ये संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप झट से पहचान लेंगे इसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था, यही वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी इनके देखिए, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 में था, आया था ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया था, ये भी याद रख लेने हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था साल 1985 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या ईपीए कहते हैं, भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने ऑप्शन में देखा था इसको, और इसको पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं हम। साल 1986। ऑप्शन ए, साल 1986 में, 1986 में ये पारित किया गया था। सवाल नंबर अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको मूवमेंट जो है किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ये था पेड़ों के काटने से, पेड़ों की कटाई से संबंधित था, या पादप संरक्षण कह सकते हैं इसी को हम, पादप संरक्षण से, यानी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तो ये अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको ये जो है शुरू हुआ था साल 1973 में। और इसमें जो है इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं, जो लीडर थे, वो श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे, और उनके साथ एक और थे, ठीक है, इनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऐसे पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोनों चिपको मूवमेंट से ही संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। सवाल नंबर अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे आप नीरी कहते हैं इंग्लिश में, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हाँ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे नीरी कहते हैं या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? लोकेशन पूछ रहा है। 8 अप्रैल को हुई थी इसकी स्थापना। 8 अप्रैल 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? नागपुर। नागपुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें लोकेशन भी याद रखनी है, लोकेशन पर भी क्वेश्चन बन चुका है इसकी, और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, स्थायी विकास या जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को धारणीय विकास भी कहते हैं, कि धारणीय विकास या स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना होती है? अभी डिस्कस किया था। जो धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जो भी वर्तमान में हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं उनको जो है इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि भावी पीढ़ियों भी उनका इस्तेमाल कर सकें, यानी उनके आने तक ये ख़त्म ना हो। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में है, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, ये पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में, जो हमने पहला ही सवाल डिस्कस किया था। नेक्स्ट सवाल अगला है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, ये कब से प्रभावी हुआ था? तो एनजीटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसको जो है 2010 का एक अधिनियम आया था, उसका नाम ही ये था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। इसके तहत ही एनजीटी की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में। इसका ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। सवाल नंबर अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है।
ऑप्शन ए साल 1980 में इसको स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर। सवाल अगला है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जिसे इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लखनऊ में है ये। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लखनऊ में। इसका आंसर डी रहेगा। सवाल अगला है, संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को कई बार हमने डिस्कस किया है और इसका आंसर भी आप अब कर दोगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन बहुत लुभावने हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस अपनी तरफ बुला सकते हैं। रेड डेटा लिस्ट याद रखिएगा, खूनी किताब तो नहीं है, लेकिन लाल रंग से आपको याद रखना है, रेड बुक या रेड डेटा लिस्ट इसको हम कहते हैं, या खूनी किताब भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या लाल सूची। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में निम्न में से कौन सा ईंधन है, ये ना कि इंजन। ईंधन यानी फ्यूल, कौन सा फ्यूल जो है पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली माना जाता है? इस क्वेश्चन को अभी हम कर ही चुके हैं, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल देखिए, संकटग्रस्त प्राणियों को अधिसूचित करने वाली रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, या कौन सी संस्था इसको जारी करने के लिए उत्तरदायी है? इसको भी आप जान रहे हैं, IUCN है। साल 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कितनी बार बता चुके हैं, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व भर में जितनी भी प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के जो स्थिति है उसके बारे में अवेयर करती है, लिस्ट उसके बारे में बताती है। IUCN की फुल फॉर्म आप जान रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, यूरोनॉर्म्स किस लिए बनाए गए थे? यूरोनॉर्म्स का मतलब है यूरोपियन उत्सर्जन मानक। यूरोपियन उत्सर्जन मानक या यूरोनॉर्म्स जो है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से संबंधी एक नियम है, एक सेट ऑफ रूल्स है। इसको जो यूरोप में एक्चुअली जो वाहनों से धुआं निकलता है या फिर जो गैसें रिलीज़ होती हैं वाहनों से, व्हीकल से, उनको कंट्रोल करने के लिए सभी वाहनों पर ये रूल्स लागू किए गए थे, जिन्हें हम यूरोनॉर्म्स कहते हैं। तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो यूरोनॉर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव है उसको 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन फोकस या उद्देश्य होता है वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला है, भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में से कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है? तो भारत सरकार का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान था इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है, और जिसमें सौर शक्ति है, अपशिष्ट ऊर्जा नियंत्रण है, वनीकरण, ये शामिल है इसमें। तो इसमें कुल 8 हैं, जिसमें जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन है, कई सारे मतलब टोटल 8 मिला करके हैं, आपको याद रखने हैं ये, जिसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन भी है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी है, और इसमें राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन भी है, राष्ट्रीय जल मिशन भी है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन भी है। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला शक्ति वाला शामिल नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे आप SDG कहते हैं, भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। तो इसको याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। SDG 6 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ये जो है इसमें 2030 तक भारत में सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है, ये 2030 तक के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में किस जगह पर पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, UPPCS मेंस का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। तो गंगा नदी में BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कानपुर और प्रयागराज, तो ऑप्शन में कानपुर और इलाहाबाद के बीच में सर्वाधिक होती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड होती है पानी के अंदर 1 लीटर भाग में, उसके जो सूक्ष्म जीव पानी के अंदर रहते हैं उनकी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसके लिए ज़रूरी होती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सवाल अगला है, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी गहराई तक जा सकती हैं? जो समुद्री जल होता है इसके अंदर जो सूर्य की किरणें कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं? तो ये जो है एक्चुअली 200 मीटर तक जल के क्षेत्र में जो है ये जा सकती हैं, 200 मीटर की गहराई तक जो है ये जा सकती हैं आसानी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में। तो दामोदर नदी जो है ये जल प्रदूषण के लिए बहुत
ज़्यादा इसको जो जाना जाता है दामोदर नदी को, इसके जल प्रदूषण यानी इसका पानी जो है प्रदूषित है, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है, टर्म दिया गया है बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल। तो दामोदर नदी में जो व्याप्त जल प्रदूषण है इसके कारण इसका नाम जो है क्या है, बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक मरुस्थल दामोदर रिवर को कहा जाता है। ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक्चुअली यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही जैसे, जिसमें 4 टर्म दिए हैं आपको। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है। अब इसमें से किसी एक को भी अलग अलग सेपरेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम में कि इकोलॉजी टर्म को किसने खोजा या ये टर्म किसके द्वारा दिया गया इकोलॉजी। ऐसे ही इकोसिस्टम टर्म किसने दिया या बायोस्फीयर टर्म किसने दिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो टर्म दिया था एडवर्ड स्वेस ने दिया था, इकोसिस्टम टर्म दिया था एजी टेंसले ने, और इकोलॉजी जो टर्म था ये दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया गया था वाटर जी रोजन के द्वारा। यहाँ पर सारे सुमेलित हैं, ठीक है, इसलिए रख दिए आपके लिए सुमेलित ताकि आप कंफ्यूज ना करें इसमें, और इसको जरूर याद रखिएगा, एक टर्म जरूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हमने देखा था, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम साइनोबैक्टीरिया को जो है इस्तेमाल करते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैविक उर्वरक के रूप में। नील हरित शैवाल को भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट सेम है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है। तो इसका आंसर देखिए सी अजोला जो होता है, अजोला, ठीक है, अजोला जो है ये क्या है, जैविक उर्वरक का स्रोत है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अगला देखिए, हैकिस्टोथर्म पौधे जो होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं। तो ऐसे पौधे देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसे इन क्षेत्रों में, ये एक्चुअली ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। तो इन एरिया पे जहाँ बहुत कम तापमान होता है, इन यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनको हम बोलते हैं हैकिस्टोथर्म। तो बहुत कम तापमान पर उगने वाले पौधों को हम बोलते हैं हैकिस्टोथर्म। जो पौधे अत्यंत निम्न ताप पर कम ताप वाले स्थानों पर उगते हैं, ऐसे पौधे जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक वाला जो एरिया है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर अगला, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है इसका संरक्षण जरूरी है, बिल्कुल सही। प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण दोनों ही शामिल है, इसमें पोल्यूशन को रोका जाता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कंजर्वेशन करने का मतलब यहाँ है कि जो हमारे जंगल हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं या फिर इकोसिस्टम जो भी तैयार हुए हैं हमारे वनों में चाहे समुद्र में, उनमें जीव जंतु जानवर हैं, उनको खत्म ना किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, प्रदूषण को रोका जाए ताकि जीव जंतु को हानि ना हो, इससे निर्धनता को घटाना भी इसी का एक लक्ष्य है। तो ये तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं, डी ऑप्शन। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसको आप जानते हैं, ये कॉमन है, जनरल हो चुकी है ये चीज़, ये तो मैच्ड है। पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन डे ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चारों हमने जो है ये आपको सुमेलित ही रखे हैं ताकि डायरेक्टली आपको ये याद हो और इनका रिविज़न आप कर पाएँ। नेक्स्ट एक्चुअली ये हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद में हम एक पार्ट और करेंगे पर्यावरण का, तो पर्यावरण के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, अगर भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को अभी तक देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए हम जो है नेक्स्ट एग्जाम की जो तैयारी कराने वाले हैं वो है सुपर टेट रहेगा। सुपर टेट जो जूनियर के लिए आने वाला है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी इसमें करवाई जाएगी आपको, तो तैयार रहिएगा इसके लिए भी। अभी नोटिफिकेशन तो आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन इसकी खबरें धीरे धीरे आई रही हैं न्यूज़पेपर में, तो उसको डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, और उसके हिसाब से सिलेबस को अभी गो थ्रू हो जाएंगे उसके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।